नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं भाई शिवम। आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रहा हूं बड़ा दिलचस्प किस्सा है और हैरान करने वाला भी है। देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें इस किस्से का महत्व बढ़ जाता है। जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा भी है कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने कभी मोदी को कायर कहा और बाद में उसे दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। वो व्यक्ति कौन था, क्या वो कहानी है, क्यों बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है वो कहानी, वो समझना जरूरी है। 2003 की बात है। 2002 के दंगे खत्म हुए थे। बीजेपी जबरदस्त जीत के साथ गुजरात की सत्ता पर काबिज हुई थी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन चुके थे उस दौर में और उन्हें इस पद पर 2 साल का वक्त बीत चुका था। केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया था। इन 2 सालों में उन्होंने आदतन, जैसा कि वो करते हैं, जैसे कि उनकी फितरत है, केशुभाई पटेल से लेकर गुजरात बीजेपी के तमाम बुजुर्ग नेताओं को उन्होंने किनारे लगा दिया, साइडलाइन कर दिया। लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति मोदी जी की आंख की किरकिरी बना हुआ था। यह व्यक्ति उनको परेशान कर रहा था। इस व्यक्ति की वजह से वो तनाव में थे और यह व्यक्ति था केशुभाई का करीबी, या यूं कह सकते हैं कि केशुभाई का सिपह सालार। बिरादरी से यह ब्राह्मण था और एंटी नरेंद्र भाई लॉबी का सबसे मजबूत सिपाही था। यह ऐसा आदमी था जिसकी पकड़ न सिर्फ हाईकमान तक थी बल्कि संघ के लोग भी इसको जानते थे, मानते थे और इसका समर्थन करते थे। यह ऐसा आदमी था जिसको सियासी अनुभव भी था और मीडिया मैनेजमेंट में भी ये माहिर था। जोरदार पकड़ थी इसकी मीडिया में। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि यह व्यक्ति मोदी जी को उन दिनों बड़ा चुभ रहा था, खटक रहा था। दोनों के बीच तनाव भी था। 26 मार्च यानी फागुन का महीना, और इस महीने में सुबह के वक्त जब ये मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस घर जा रहे थे लॉ गार्डन से, तब इनकी 2 हमलावरों ने 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। नाम हरेन पांड्या, गुजरात के एक्स होम मिनिस्टर। इनकी हत्या किसने की, वो 2 लोग कौन थे, क्या कहानी है, ये बड़ी दिलचस्प है। और इस कहानी को जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको कई सारी परतें खुलकर सामने आती जाएंगी। जिसको 5 गोलियां मारी गई थी वो एक्स होम मिनिस्टर था गुजरात का। उसकी गुजरात बीजेपी में मजबूत पकड़ थी, लेकिन वो मोदी का विरोधी था। मोदी से उसकी अनबन थी और मोदी से अनबन की अपनी वजह थी। ये जानने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी, हरेन पांड्या की हिस्ट्री, गुजरात की पॉलिटिक्स की हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खास है। नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात बीजेपी में केशुभाई पटेल का सिक्का चलता था। केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम थे और हरेन पांड्या केशुभाई पटेल के बेहद खास। 1998 में जब केशुभाई सरकार में थे तो उस वक्त गृह मंत्री थे हरेन पांड्या, और जब 2001 में केशुभाई पटेल को हटाया गया और सीएम की कुर्सी दे दी गई नरेंद्र मोदी को, तो हरेन पांड्या को यह अच्छा नहीं लगा, उन्हें बड़ा खराब लगा। हालांकि उन्हें उस दौर में राजस्व मंत्री बनाया गया, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे और इसकी वजह से उन्होंने 2003 में पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ले लिया, लेकिन वो इससे भी खुश नहीं हुए। हरेन के बारे में जो भी जानता है वो ये कहता है कि हरेन केशुभाई पटेल के परम चेले या चहेते थे और उन चहेतों की वजह से वो काफी आगे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी के विरोधी माने जाते थे वो हमेशा। केशुभाई तब तक बीमार रहने लगे थे और उनकी तरफ से हरेन पांड्या सारा काम देखा करते थे और एक बड़ा नाम थे। यह बात 2001 के आसपास की है, जब केशुभाई पटेल की बीच कार्यकाल में कुर्सी ले ली गई और नरेंद्र मोदी को कुर्सी दे दी गई, सीएम बना दिया गया। उस दौरान मोदी चुनाव लड़ने के लिए सेफ सीट की तलाश कर रहे थे, सुरक्षित सीट जहां से वो जीत सकें, और इसके लिए उन्होंने जो सीट चुनी वो थी एलिस ब्रिज। एलिस ब्रिज सीट हरेन पांड्या की सीट थी। हरेन पांड्या यहां से चुनाव लड़ते थे। जब हरेन पांड्या को पता चला कि नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। यहीं से बीच मोदी और हरेन पांड्या के बीच कड़वाहट शुरू हो गई, जिससे आरएसएस और बीजेपी की जो सीनियर इकाई थी वो भांप गई और सीनियर इकाई ने, बीजेपी के लोगों ने इसको ठंडा करने की कोशिश की, क्योंकि 2002 दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। दोनों ही जो लोग थे, हरेन पांड्या और नरेंद्र मोदी, इनकी लड़ाई बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती थी, लिहाजा दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए नवंबर के आखिर में आरएसएस की ओर से मदन दास देवी को मोदी से मिलने के लिए भेजा गया। मदन दास के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बड़े आरएसएस के करीबी लोगों में थे और सरसंघ चालक केसी सुदर्शन उस वक्त थे और उनके डिप्टी मोहन भागवत और आडवाणी और अटल ने अपनी एक चिट्ठी लेकर मोदी से
मिलने के लिए इनको गुजरात गांधीनगर भेजा था। लेकिन यहां पर मोदी ने चाल चली। संदेश में यह लिखा हुआ था कि लड़ाई नहीं करनी है, मिलकर रहना है, चुनाव लड़ना है और मोदी पांड्या की सीट को छोड़ दें। लेकिन मोदी ने देवी से मुलाकात की ही नहीं और तड़के 3 बजे वो गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और उन्होंने कहा कि वो थके हुए हैं, थकान है उनको, ये शिकायत करके वो भर्ती हो गए। उन्होंने मुलाकात करने से मना कर दिया। हरेन को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो भागते भागते अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मोदी से सीधे भिड़ने की तैयारी कर ली और उस वक्त जो उनके शब्द थे वो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कायरों की तरह मत सो, हिम्मत है तो मुझसे बात करो। यह बात कैरेवन मैगजीन की रिपोर्ट में छपी है। कैरेवन मैगजीन ने इस पर पूरी रिपोर्ट की। हालांकि मोदी माने नहीं और बाद में आरएसएस और बीजेपी को मोदी के सामने झुकना पड़ा। मोदी उसी सीट से चुनाव के लिए उतरे। 2 दिन बाद मोदी अस्पताल से जब छुट्टी लेकर वापस आए तो हरेन पांड्या के हाथ से वो सीट निकल चुकी थी और दिसंबर में चुनाव हो गए। 2002 में जब नतीजे आए, दंगों के भारी ध्रुवीकरण की वजह से जो दंगे हुए थे उसकी वजह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी बहुमत में आ गए। इसके बाद हरेन का जो सितारा था वो गरीब होने लगा, डूबने लगा। आपको शायद जानकारी ना हो लेकिन 2002 गोधरा कांड के बाद प्रदेश कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें हरेन पांड्या भी थे, जिन्होंने कार सेवकों की लाशें खुले ट्रक में अहमदाबाद में घुमाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा किया जाता है तो यह ठीक नहीं होगा, इससे माहौल खराब होगा, हालात बिगड़ जाएंगे। लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। हरेन को जो करीब से जानने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि एकमात्र ऐसे आदमी थे हरेन पांड्या जो पीड़ितों के परिवार और मुस्लिम नेताओं को बातचीत के जरिए एक टेबल पर ला सकते थे, उनसे बात हो सकती थी। लेकिन सरकार ने उनका इस्तेमाल नहीं किया, उनसे बात नहीं की, उनसे बात की ही नहीं गई, जरूरत ही नहीं समझी गई और उन्हें चुप करा दिया गया। ये माहौल लगातार बिगड़ता चला गया। इस वारदात के जो छींटे थे वो अमित शाह पर भी आए और इसके लिए नरेंद्र मोदी को भी कसूरवार ठहराया कुछ लोगों ने। कागजों पर सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन जबानी इल्जाम तो लगाए ही गए। कई थ्योरीज भी ऐसी सामने आई और आगे फर्जी एनकाउंटर की जो सीरीज है उसकी भी जिक्र इनसे जुड़ने लगे। हरेन पांड्या केस सीबीआई के पास गया लेकिन सालों तक इस पर छानबीन होती रही, जांच होती रही, नतीजा कुछ नहीं निकला। 12 लोगों को इस मामले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। 2011 में हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच को गड़बड़ियों से भरा हुआ बता दिया और खारिज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जितने भी आरोपी थे सब बरी हो गए, किसी के ऊपर भी आरोप साबित सीबीआई नहीं कर पाई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, यहां से बात शुरू होती है। इसके बाद अखबार डीएनए ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और गुजरात पुलिस सूत्रों के हवाले से उस रिपोर्ट में डीएनए ने बड़ी अहम बात लिखी और इस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि किस तरह से इस पूरी हत्या को बनाया गया, रचा गया। हरेन पांड्या की हत्या सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति ने की, ये इस रिपोर्ट में बताया गया, या इन दोनों ने लोगों से हत्या कराई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों बदमाशों को गुजरात पुलिस ने बाद में फेक एनकाउंटर में मार दिया, ये आरोप लगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से डीएनए ने एक और अहम बात लिखी और ये बात भी बड़ी जरूरी हो जाती है इस पूरे मामले में। और ये लिखा गया कि पहले सोहराबुद्दीन को कहा गया था लेकिन उसने मना कर दिया कि वो हत्या नहीं करेगा और बाद में तुलसीराम प्रजापति को यह जिम्मेदारी दी गई और उसने इस घटना को अंजाम दिया। कहते हैं कि बाद के दिनों में असल साजिशकर्ता सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति को इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि इन दोनों से भरोसा उठ गया था, लिहाजा बाद में इन दोनों को रास्ते से हटा दिया गया। क्योंकि ये वो दौर था जब देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, यानी 2004 का साल। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस आ गई और ये दोनों अगर जिंदा रहते तो फिर मुख्य साजिशकर्ता की मुश्किलें बढ़ जाती, लिहाजा इनको रास्ते से हटाना ही मुनासिब लगा उन लोगों को। और घटनाक्रमों के बीच में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने एक सनसनीखेज दावा भी कर दिया। इस दावे पे भी आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 2003 में वो साबरमती जेल के सुप्रीडेंट थे और वहां कैदियों के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे वो, चूंकि उन्होंने अच्छा मेन्यू दिया था उनको, गाजर का हलवा देना, अच्छे खाने पकवान देना शुरू किया कैदियों को। कैदी उनसे बहुत खुश थे। इसी जेल में, साबरमती जेल में, किसी कैदी ने बताया था उन्हें कि पांड्या के मर्डर में सोहराबुद्दीन और तुलसीराम का हाथ था। भट्ट ने जब यह बात
अमित शाह को बताई, अमित शाह को फोन करके बताई, तो संजीव भट्ट ये कहते हैं कि फोन पर अमित शाह की आवाज काफी परेशान करने वाली थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही थी। और उस समय अमित शाह ने संजीव भट्ट से यह कहा था कि यह बात वो किसी को बताएं नहीं। संजीव भट्ट ने खुद ये बात कबूली है। अमित शाह एक चिट्ठी उसके बाद जब उनको लिखी गई तो इसके बाद इस मर्डर में सोहराबुद्दीन और कुछ पुलिस वालों की भूमिका का संजीव भट्ट ने जिक्र किया। इसके बाद भट्ट का तुरंत साबरमती जेल से ट्रांसफर कर दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। बाद में उनका सस्पेंशन भी हो गया, यह भी एक मिस्ट्री रही। साबरमती जेल से संजीव भट्ट के ट्रांसफर के बाद बड़ा हंगामा हुआ था। करीब 2000 कैदी नाराज होकर भूख हड़ताल पर चले गए थे। करीब आधा दर्जन कैदियों ने अपनी कलाई काट ली थी। इस किस्म की पॉपुलैरिटी थी संजीव भट्ट की। संजीव भट्ट के अलावा एक और कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण था इस पूरे घटनाक्रम में, और वो कैरेक्टर था डीजी वंजारा का। डीजी वंजारा के ऊपर सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति का आरोप भी लगा, उनकी मर्डर का, उनके एनकाउंटर का। हालांकि डीजी वंजारा 2007 के बाद जेल गए, लंबे वक्त तक जेल में रहे, और इशरत जहां का जो एनकाउंटर हुआ था वो भी डीजी वंजारा के ऊपर आरोप लगा। पिछले चुनाव में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और वो इलेक्शन में उतरे चुनाव लड़ने के लिए मोदी के खिलाफ, लेकिन उनको कोई बहुत सफलता उसमें मिली नहीं। आपको यह भी बता दें कि डीजी वंजारा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई सारे राज जानते हैं। वंजारा ने हरेन पांड्या मर्डर की शुरुआती जांच भी की थी। डीजी वंजारा अपनी सर्विस के दौरान अमित शाह के काफी करीबी माने जाते थे, बहुत क्लोजनेस थी दोनों में। तुलसीराम प्रजापति केस में अमित शाह को किंगपिन बताते हुए सीबीआई ने चार्जशीट बनाई थी, और 2010 में अमित शाह यानी यूपीए 2 के दौरान अमित शाह को गिरफ्तार किया गया, जेल जाना पड़ा उनको। लेकिन हरेन पांड्या की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता अभी भी पर्दे से बाहर था, उसके ऊपर अभी भी जांच नहीं जा पाई थी। लोग कोशिश कर रहे थे समझने की कि मुख्य किरदार कौन है इस पूरी कहानी में, लेकिन कानूनी तौर पर यह सिद्ध नहीं हो पाया। हरेन की पत्नी जागृति पांड्या अक्सर ये कहती हैं कि उनकी पत्नी की जो हत्या हुई वो राजनीतिक हत्या है। बीजेपी से अलग हुए केशुभाई पटेल ने जब गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी यानी जीपीपी बनाई थी, तो जागृति पांड्या ने 2012 में इलेक्शन भी लड़ा था, और वो उसी सीट से मैदान में उतरी थी यानी एलिस ब्रिज से, जहां से हरेन पांड्या लड़ा करते थे, जिस सीट की वजह से मोदी और हरेन पांड्या के बीच लड़ाई हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पति की हत्या राजनीतिक थी। उन्होंने कहा कि 10 साल से मैं कानूनी लड़ाई लड़ रही हूं, लड़ती रहूंगी। हालांकि चुनाव जब नतीजे आए, चुनाव नतीजे, तो बीजेपी कैंडिडेट ने उन्हें हरा दिया और वो हार कर बाहर हो गई। बाद में 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो जीपीपी का विलय हो गया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जागृति बीजेपी में नहीं गई। उस वक्त उन्होंने पॉलिटिक्स से एक तरीके से संन्यास ले लिया, पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। लेकिन जनवरी 2016 में जब गुजरात में आनंदीबेन पटेल को सत्ता सौंपी गई तो उनको आनंदीबेन पटेल ने स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जिम्मेदारी दे दी, उसका चेयरपर्सन बना दिया गया उनको। और इसके बाद जागृति पांड्या के सुर बदल गए, तेवर नरम पड़ गए। पद मिलने के बाद जागृति पांड्या से जब पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि पिछले 13 साल से मैंने जो भी स्टैंड लिए वो केस की जांच को देखते हुए उचित थे, और मैं बीजेपी के सिद्धांतों के खिलाफ कभी नहीं थी। ये जागृति पांड्या के शब्द थे। लेकिन जब पलटकर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी ने आपको पद देने में देर कर दी, पूछने पर उन्होंने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि मैं बस इतना चाहती हूं कि हरेन पांड्या को पार्टी कभी नहीं भूली। खैर, लाख टके का सवाल अभी भी बरकरार है, पार्टी हरेन पांड्या को भूली या नहीं भूली, लेकिन हरेन पांड्या के कत्ल का मुख्य साजिशकर्ता कौन था, इस सवाल का जवाब कानूनी तौर पर अभी नहीं मिल पाया। यह अनुत्तरित प्रश्न है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका जवाब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या इसका जवाब है भी कोई। खैर, इस वक्त तो सच्चाई यह है कि जो देश है वो तथाकथित तौर पर विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है, और देश में नए संसद भवन की शुरुआत भी हो गई है, उसका लोकार्पण भी हो गया है। बदलाव के दौर से देश गुजर रहा है, लेकिन पुराने और नए संसद भवन के बीच में जो एक लंबा वक्फा रहा, उसमें एक सच्चाई ये भी है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त जो बहसों का स्तर था सदन में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री की उपस्थिति रहती थी सदन में, वो अब नए पार्लियामेंट में कितनी रहेगी ये बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि 2014 के बाद से अगर आप आंकड़े देखें, रिकॉर्ड देखें, तो धीरे धीरे करके पार्लियामेंट की व्यवस्था मर रही है, क्योंकि वहां कोई बहस नहीं होती अच्छी, और हर चीज बजट भी बिना बहस के ही पास करा लिया जाता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बताइए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा।
सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए।